Good morning, students. Today we will start the chapter Magnetic Properties of Transition Metal Complexes. We will start the second unit of Inorganic Chemistry of BSc 5th Sem. In the previous unit, we have studied about the transition metal complexes. You know what are the transition metal complexes. As we have discussed, जो transition metal complexes हैं, they have unpaired d electrons, and because of this, they show magnetic behavior. The magnetic behavior helps in understanding the bonding and stereochemical problems in transition metal complexes. You know, जो low spin complexes और high spin complexes हैं, they can be distinguished on the basis of magnetic properties. तो magnetic properties हैं वो structure और bonding explain करती है transition metal complexes के अंदर. तो magnetic properties of transition metal complexes में अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम ये बोलते हैं जो भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक. द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर यू नो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज टीनी मैग्नेट. क्यों बिहेव करती टीनी मैग्नेट की तरह? बिकॉज ऑफ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस. जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, इसकी वजह से दे बिहेव एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिहेव एज टीनी मैग्नेट. जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अराइज होती है वो कैंसिल कर देती है एक दूसरे की. भाई एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक कहाँ पे है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल आउट कर देती है. और उसकी वजह से जब हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड. बट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जब इनको अगर हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे अलाइन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे अलाइन पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. पैरेलल टू जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं उसके पैरेलल अलाइन हो जाते हैं और बिहेव करते हैं एज दे आर मैग्नेटाइज्ड. दे बिहेव एज मैग्नेट. तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ magnetic behavior shown by transition metal complexes. First one is the mainly two type. Otherwise we have studied about ferromagnetism, ferrimagnetism and antiferromagnetism. But first we will discuss about only paramagnetic substances and the diamagnetic substances. और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म, और जो कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायमैग्नेटिज्म क्या होती है? द सब्सटेंसेस विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड. और आपको पता है हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी की सभी के अंदर किसी की भी अगर हम बात करें, सपोज वी विल डिस्कस अबाउट लिथियम, तो इट इज 1s2 2s1. तो कुछ ना कुछ डायमैग्नेटिज्म, तो इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो हर एक्सेप्ट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विल शो डायमैग्नेटिज्म. नाउ second type of magnetic behavior shown by transition metal complexes is paramagnetism, and these substances are called paramagnetic substances. Paramagnetic substances, diamagnetic, paired electron and repelled by magnetic field, and paramagnetic substances which have at least one unpaired electron and attracted by magnetic field. जो हम बाहर से magnetic field अप्लाई करते हैं, attracted by magnetic field. Okay. जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द पैरामैग्नेटिज्म. आपको पता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं दे मोस्टली पोजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मोस्ट ऑफ देम पोजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक. अब
आगे डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म आया कहाँ से। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है किसी भी सब्सटेंस की, इट इज अराइज बाय ओरिजिन। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ से पैरामैग्नेटिज्म आया कहाँ से। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सब्सटेंस की, इट अराइज फ्रॉम बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फ्रॉम प्रोटॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आपको पता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइज of any substance arise because of electron and the proton. But you know, जो प्रोटॉन का मास है इट इज 1850 टाइम्स हायर देन द इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक बिहेवियर में, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियॉन्स का एज मैग्नेटिक बिहेवियर, इट कैन बी नेगलेक्टेड। तो मेनली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक बिहेवियर है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे निकाला जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर दो तरह के मोशन होते हैं, दो तरह का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। फर्स्ट, एक तो इलेक्ट्रॉन है, वो क्योंकि खुद चार्ज स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, वो अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होता है उसको हम बोलते हैं अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। इसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ड्यू टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, तो ये अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे हमारी अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमती है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मूवमेंट में ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। व्हाट इज ऑर्बिटल मोशन? जैसे हमारी अर्थ है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन में रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, लाइक इन ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर। जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इन ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड एनर्जी शेल, उसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमते हैं, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज दे मूव इन ए क्लोज्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस का, इट इज ड्यू टू द सम ऑफ टू मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। Magnetic movement of a substance. Magnetic movement of a substance is generally expressed in terms of Bohr magneton. इसकी यूनिट क्या होती है? BM, जिसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन। मैग्नेटिक मूवमेंट इट इज सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और अगर इसको हम फॉर्मूले से काउंट करें तो इट इज EH/4πmc, where H is the Planck's constant, C is the velocity of light, E is the charge of electron, and what is m? M is the mass of electron. E charge, M mass, H Planck's constant and C is the velocity of light. तो अगर हम इसको सभी की वैल्यूज पुट कर लें तो इट कम्स आउट 9.274 into 10⁻⁻21 हर्ट्ज पर गोज। और इसको हम इक्वल रखते हैं इज इक्वल टू 1 बोहर मैग्नेटॉन। तो व्हाट इज 1 बोहर मैग्नेटॉन? इफ इट इज डिफाइंड एज, इट इज इक्वल टू EH/4πmc। द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से हम काउंट कर सकते हैं? फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, द स्पिन ऑफ द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज काउंट बाय GS+1। व्हाट इज S? S इज द स्पिन क्वांटम नंबर। S is the spin quantum number और इसकी वैल्यू कितनी होती है? That is 1/2। Okay, and what is G? G is the gyromagnetic ratio। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज G, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इट इज द gyromagnetic ratio। G is it is the ratio of magnetic moment to the angular momentum। और इसको हम एक नाम और देते हैं, लैंडे फैक्टर भी बोल देते हैं हम इसको।
length vector. What is G? Gyromagnetic ratio. It is the ratio of magnetic moment to angular momentum and it is also known as length vector. Free ion के लिए, for a free ion, the value of G is 2.0023 और इसको हम अप्रोक्स जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको हम 2 रख देते हैं. ठीक है. तो आपको किसी भी सब्सटेंस का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले में आपको स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करनी है, जी को 2 पुट करना है एंड यू कैन फाइंड आउट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट सब्सटेंस. 1 इलेक्ट्रॉन के लिए करना है हमें सपोज फॉर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दैट सब्सटेंस हैविंग ओनली सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम इस फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 2. ओके. एस फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन 1/2 प्लस 1 2. ये क्या हो गया हमारे पास, कितना हो गया हमारा 1/2 इंटू 3/2. तो हमारे पास कितना आ गया, इट्स अप्रोक्स √3 दैट इज 1.732 बोहर मैग्नेटॉन. अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एस क्या होगा इसमें, S will be the sum of spin quantum numbers. S will be the sum of spin quantum. We can modify the formula for spin magnetic moment. As we know, US is equal to G SS plus 1. Okay. You know the G value, gyromagnetic ratio is 2. It is 2 and we can put this 2 into square root and we can write it 4S S plus 1. Suppose we have to calculate the value of for chromium 3 plus that is contain 4 unpaired electrons. To calculate the value of magnetic moment, spin only magnetic moment, we have to write 4 S for 1 unpaired electron, value of S is 1 and for 4 unpaired electron S is the total spin magnetic moment. Total spin magnetic moment, it is the sum of magnetic moment of all the unpaired electrons. So it will be 1/2 into 4 that is equal to 2. 4 then the value of S is 2. 2 plus 1. 4 into 2 is 8 into 3 that is 24 and its value is approx 4.90 Bohr magneton. US for 2 unpaired electron. For S is for 1 unpaired electron is 1/2 and for 2 unpaired electron it will be 1/2 plus 1/2 and it is equal to 1. So magnetic spin magnetic moment is equal to 4. S is 1 plus 1 that is 2. 4 2s are 8 and it is equal to, for a 2 unpaired electron it is equal to 2.84 Bohr magnetic moment. So we can calculate the spin magnetic moment by this formula 4S square root of 4S S plus 1. But sometimes the observed experimental value of magnetic moment of some transition metal ions agrees very well with spin only values. लेकिन काफी केसेस में क्या होती है, जो experimental value differ from spin only value. Means जो observed value है it is larger than the theoretical जो हम spin only value निकालते हैं. और इसका रीजन क्या हो सकता है, it may be because of orbital motion of electrons. And in that case जहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है और स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है मैग्नेटिक मूवमेंट में, तो टोटल वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट will be the sum of spin magnetic moment plus the orbital magnetic moment, that is mu is equal to S plus L. और उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4S S plus 1 plus L plus 1. S is the resultant spin magnetic moment, resultant spin angular momentum, and L is the resultant orbital
angular momentum quantum number. S is the resultant spin angular momentum quantum number and L is the resultant orbital angular quantum number. तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वहां पे सिर्फ स्पिन कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब वहां पे जो स्पिन यूएस जो हमारी आती है थ्योरेटिकली, जो हम 4s s+1 से निकालते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या करती है, एग्री करती है. लेकिन कुछ ऑब्जर्व वैल्यूज है ना, म्यू आर फ्रिक्वेंटली ग्रेटर देन म्यू एस, कभी भी उससे लेस नहीं होती. इस वैल्यू से स्पिन की वैल्यू लेस नहीं होती, यानी कि थोड़ा बहुत ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है. वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत क्यों है, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. दिस इज द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्बिटल मोशन. लेकिन क्या होता है, ये ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लिगेंड्स की, वो उस ऑर्बिटल मोशन को, जो बाहर से लिगेंड्स आ रहे हैं, ये इस ऑर्बिटल मोशन को, ये लिगेंड्स आ रहे हैं जो बाहर से, ये इस ऑर्बिटल मोशन को क्या कर देते हैं, क्वेंच कर देते हैं. ऑर्बिटल मोशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और इसकी वजह से ऑर्बिटल मूवमेंट्स है जो वो क्या हो जाती है, हमारी पार्शियली और कंप्लीटली क्वेंच्ड और पार्शियली क्वेंच हो जाती है. क्वेंचिंग वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए, कंप्लीटली क्वेंच और पार्शियली क्वेंच, मतलब रेस्ट्रिक्ट करना ऑर्बिटल मोशन को बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड. तो इसकी वजह से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए तो स्पिन ओनली वैल्यू ऑलमोस्ट एग्री करती है विद द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट. लेकिन जो सेकंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, स्पेशली लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, सेकंड और थर्ड रो और स्पेशली द लेंथेनाइड एलिमेंट्स, वहां पे ऑर्बिटल मोशन क्वेंच नहीं होता, ऑर्बिटल मोशन क्वेंच नहीं होता, नो क्वेंचिंग, ऑर्बिटल मोशन रेस्ट्रिक्ट नहीं होता. तो इट मीन्स वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होगा. तो जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज कैन नॉट बी काउंट फ्रॉम ओनली यूएस, इट विल बी यूएस प्लस यूएल, यानी कि वो पूरा जो फॉर्मूला है दैट इज 4s s+1 प्लस l+1 से ही वो निकाला जा सकता है. क्यों क्वेंच नहीं होता, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता है कि सेकंड और थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब हम एंट्री करते हैं तो उससे पहले f ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, 4f की फीलिंग हो जाती है. तो जो 4f लेंथेनाइड एलिमेंट्स के केस में जो 4f ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है ये क्या है, हमारे पास एंटी पेनल्टीमेट शेल में होते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल दैट इज n-2 शेल. तो ये लाई करते हैं इनर टू 5s और 5p सब शेल के. इट मीन्स क्या हो गया कि जो 4f है दे आर वेल शील्डेड फ्रॉम द सराउंडिंग लिगेंड्स, फ्रॉम द लिगेंड्स. और ऑर्बिटल मोशन को कौन क्वेंच कर रहा था, लिगेंड्स कर रहे थे. ऑर्बिटल मोशन को कौन रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने से कौन रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, दैट इज लिगेंड्स. और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 5s और 5p है वो क्या कर रहे हैं, उस 4f इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जो लिगेंड्स हैं वो 4f के इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच नहीं कर पाते, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते. अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते तो जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो किससे होगी, हमारी स्पिन वैल्यू प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट से निकलेगी. और कुछ केसेस में क्या होता है, देयर इज कपलिंग, स्पिन मोशन और जो ऑर्बिटल मोशन है, इन सम केसेस स्पिन मोशन और ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है, कपलिंग हो जाती है, उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो सकती है. तो वो इंटरेक्शन क्या पॉसिबल है, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन पॉसिबल है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन पॉसिबल है, एंड थर्ड वन इज द स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन पॉसिबल. ओके, अगर इस टाइप से कपलिंग हो जाती है, मतलब स्पिन ऑर्बिटल जो मोशन है वो इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो उस केस में जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, u इक्वल टू g j+1. ठीक है, एलएस कपलिंग के लिए. और एलएस कपलिंग
LS कपलिंग इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जब होगी तो उस केस में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है दिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड J इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम. J is the total angular momentum. This is the sum of all the L values, and G in this case is land splitting factor. Land splitting factor. और G को आप कैसे निकाल सकते हो? For any unpaired electron it is equal to 1 S plus 1 minus L plus 1 plus J plus 1 divided by, this term is divided by 2J plus 1. What is J? J is the total orbital angular momentum. J is total orbital angular momentum and G is land splitting factor. This spin orbit coupling is also known as Russell-Sundar coupling. LS coupling is also known as Russell-Sundar coupling. Russell-Saunders coupling. You can find out for a free ion. Suppose we have a free ion G. What is G? It is equal to be 2. G will be same as in case of value of only spin magnetic moment. In spin magnetic moment gyromagnetic ratio it is equal to 2. तो यहाँ पे जो G है हमारे पास लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर है, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी. कैसे आएगी? देखो आप, अगर आपके पास फ्री आयन है और कोई कपलिंग नहीं हो रही है, रसल सुंडर कपलिंग नहीं हो रही है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं हो रही है, तो फ्री आयन है जिसमें L की वैल्यू क्या होगी? फ्री आयन के अंदर L की वैल्यू क्या होगी? 0. अगर L की वैल्यू 0 है तो G क्या होगा? 1 प्लस L की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0. 1 प्लस 1. ठीक है. और हमारे पास J किसके बराबर हो जाएगा? हमारा J इज इक्वल टू बी दी S. तो हमारे पास टोटल क्या हो गया? G किसके बराबर आ गया हमारा? 1. J इज रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है ना, तो L है ही नहीं, कोई कपलिंग है ही नहीं, तो J क्या होगा हमारा? 1 प्लस S प्लस 1 प्लस S प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2S प्लस 1. और आपको पता है ये क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो S प्लस 1 2S प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो G किसके बराबर आ जाएगा? 1. और इसको कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा. ओके. नाउ द टॉपिक. तो इस इक्वेशन से जो हम निकालते हैं ना, ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं U इक्वल टू G प्लस 1, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये एग्जैक्टली मैच कर जाती है इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स आयन. ठीक है. अगर मान लो कपलिंग नहीं हो रही तो आप टोटल म्यू इससे निकाल सकते हो. क्या थी? 4S प्लस 1 प्लस L प्लस 1, इससे निकाल सकते हो. और अगर कपलिंग हो रही है तो आपको किससे निकालना पड़ेगा? J प्लस 1. अगर कपलिंग है तो इससे निकालना पड़ेगा. कपलिंग नहीं है, सिंपल, ये कोई इंटरेक्शन नहीं है उनके बीच में, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट पार्ट इज इन योर सिलेबस, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए यू मस्ट नो द मैग्नेटिक मूवमेंट. लेकिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. यू कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली. किसको मेजर कर सकते हो आप? किस पैरामीटर को आप यूज करते हो? हम यूज करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. काई फॉर्मूला इसका, मैग्नेटिक काई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम पैरामीटर है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे. और अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को निकाल लेते हैं तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं. तो बिफोर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यू मस्ट नो सम टर्म्स. What is magnetic susceptibility? It is a measure of capacity of a substance to take up magnetization in an applied magnetic field. What I am saying? Capacity of a substance. किस चीज को मेजर कर रहे हैं? मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस
to take up magnetization in an applied magnetic field. अगर किसी सब्सटेंस को प्लेस कर दिया हमने, H फील्ड स्ट्रेंथ है. व्हाट इज H? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. H इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. किसी सब्सटेंस को हमने प्लेस कर दिया H के अंदर, तो B इज इक्वल टू H प्लस 4 पाई I. What is I? I is the intensity of magnetization. Intensity of magnetization. H, we have already said, it is the strength of applied magnetic field, and B is the magnetic flux. B can be known as magnetic flux density, or we can say it is magnetic induction. Magnetic induction. I is the intensity of magnetization, H is the field strength जो आप अप्लाई कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, and B is the magnetic flux density or magnetic induction. Okay, what we have to do next? B, you have to divide this equation throughout by H. B by H is equal to H by H plus 4 pi I over H. तो क्या हो गया हमारे पास? B by H is equal to 1 plus 4 pi. तो जो हमारे पास इक्वेशन है B is equal to, that is equal to B is equal to H plus 4 pi I, H plus 4 पाई आई, और हम क्या करेंगे, H से डिवाइड कर देंगे, तो इट इक्वल टू 1 बाय 4 पाई आई ओवर H. और ये जो आई ओवर H है, इट इज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी. ये हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. तो B ओवर H इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई कापा. व्हाट इज कापा? कापा इज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी. B क्या है हमारे पास? H इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हम अप्लाई कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, एयर वगैरह कुछ नहीं है. और B क्या हमारे पास? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंस. तो B ओवर H की वैल्यू वेरी करेगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अलग होगी और पैरामैग्नेटिक के लिए अलग होगी. तो अगर आपको H और B पता है तो यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अगर हम सपोज हम एक वैक्यूम ले लेते हैं, फॉर वैक्यूम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B ओवर H? आपको पता है कि वैक्यूम में कोई भी यानी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस नहीं होता, तो B की सेम स्ट्रेंथ होगी. B ओवर H विल बी इक्वल टू 1. स्ट्रेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज B. स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंस, दैट इज H. दोनों वैक्यूम के केस में दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. तो B ओवर H 1 हो जाएगा, तो उस केस में जो कापा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0. तो ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी? 0. ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए B ओवर H फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, B ओवर H इट विल बी ऑलवेज लेसर देन 1, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएंगी? वो कैंसल आउट हो जाएंगी ड्यू टू द डाइपोल. डाइपोल किसकी वजह से हुआ? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से. जो इंड्यूस डाइपोल है, वो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा. तो B ओवर H विल बी ऑलवेज लेसर देन 1. और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. और वैक्यूम के लिए B ओवर H विल बी इक्वल टू 1. तो मास ससेप्टिबिलिटी, या जिसको हम बोलते हैं, एक और नाम दिया गया इसका ससेप्टिबिलिटी, इसको एक और नाम दिया गया है स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम काई से. kappa over rho. Rho is the density of that substance, kappa is the volume susceptibility. तो वॉल्यूम का अगर रो से कर दें तो ये हमारे पास क्या आ गई? मास ससेप्टिबिलिटी, या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, और अगर आपको मोलर ससेप्टिबिलिटी निकालनी है, उसके लिए सिंबल का यूज होगा KUM. इट विल इक्वल टू आपकी ये जो कैपा ओवर रो, इसको किससे? कापा वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ओवर डेंसिटी, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? मॉलिक्यूलर वेट से, कंपाउंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या निकाल सकते हो? मोलर ससेप्टिबिलिटी. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जिसमें आपका आएंगे दो मेथड्स, गॉस मेथड एंड द फैराडेज मेथड. क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं. ये दोनों मेथड किसके लिए हेल्पफुल है? फॉर मेजरिंग द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट. थैंक यू.